तो अभी तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देख लिया, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में और जो वैदिक सोसाइटी है, इन दो चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब ये दोनों होती क्या है, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री की सबसे शुरुआत की जो दो सिविलाइजेशन हैं, ठीक है, सबसे पहली तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और दूसरी वैदिक सोसाइटी। तो अभी हम कर रहे हैं वैदिक काल, जब वेदों का पठन करना शुरू हुआ या वेद लिखे गए, है ना। आपने सुना होगा कई सारे वेद लिखे गए, 4 तरह के वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन वेदों, जब ये वेद बने उस समय हमको पढ़ना क्या है, एज पर यूपीएससी, ठीक है, कि यूपीएससी या यूकेपीएससी में पूछा क्या जाता है। तो बेसिकली वो क्या क्या चीज़ें पूछता है, तो वो सबसे पहली चीज़ वही पूछता है कि यार इस समय ये जो वेद बने ये बने कैसे। सबसे पहला तो हाउ, दूसरा होता है वेद होते क्या है, व्हाट, तीसरा होता है ये जो वेद हैं इनका काम क्या होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्यों लिखी गई हैं, और उस समय की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हुआ करती थी उसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। जैसे हमने कल ही अपना अर्ली वैदिक फेज को कवर किया था, ठीक है। आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होंगी। जब हम अर्ली वैदिक फेज की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक फेज में सबसे पहले तो कौन सा वेद सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था। अर्ली वैदिक में एक ही वेद प्रोमिनेंट था, दैट इज योर ऋग्वेद, ठीक है। तो जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड होता है उसमें आपको ऋग्वेदा देखने को मिलेगा। ऋग्वेदा मैंने बताया भी था, ऋग्वेदा की कुछ खासियत बताई थी आपको। कितने मंडल होते हैं भाई इसमें, 10 मंडल है, ठीक है। क्या ये सारे के सारे मंडल शुरू में ही बन गए थे या थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। फर्स्ट एंड 10th था वो लास्ट में बना था। सेकंड से लेके कौन से नंबर तक बताया, 7th नंबर तक, ये सबसे अर्लीस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 मंडलों में भी जो सेकंड था और सेकंड से 7th तक था ये सबसे पहले बने थे। फिर मैंने आपको बताया था मंडल 8 में किसके बारे में लिखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आप लोगों को। हाँ भाई, किसी को याद है मंडल 8 में किसके बारे में लिखा है। पुरुष नहीं, पुरुष तो बाद में आता। हाँ जी, और किसी को याद है मंडल 8 में हमने किस बारे में पढ़ा था, एनीबडी। कौन सी फैमिली के बारे में था, एक साम्राज्य के बारे में था, दैट इज अबाउट दी कण्वा फैमिली, ये याद रखना। आप शायद आए नहीं थे तो आपको नहीं पता, ठीक है। मंडल 8 में एग्जैक्टली किसके बारे में लिखा है, कण्वा फैमिली के बारे में लिखा हुआ है। फिर आता है मंडल 9, मंडल 9 में किस चीज़ के बारे में लिखा है बताओ। मंडल 9 में लिखा है सोमा के बारे में। और सोमा क्या हुआ करता था, कौन हुआ करते थे सोम, किस चीज़ के देवता थे, हैं किसके, अमृत के देव। अरे गुड गुड, हाँ एक वन ऑफ द फॉर्म हो सकता है बट नॉट। सोम इज गॉड ऑफ प्लांट्स, याद रखना, ठीक है। तो इनके बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद हमने इनकी सोसाइटी पढ़ी थी कि सोसाइटी में कैसे काम करते थे, और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट हमने कल ही डिस्कस किया था, दैट इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स। किन किन के बीच में हुई थी ये, हाँ भाई, बैटल ऑफ 10 किंग किन किन के बीच में हुई थी। थोड़ा जल्दी आ जाया करो आप लोग, मैं बीच में 2 दिन लेट क्या हो गया, आप लोगों ने लेट ही आने लगे हैं। यस, एक तरफ भारताज थे और वशिष्ठ, 10 राजा हुआ करते थे यहाँ पे, 10 किंग्स। इसमें जो ट्राइबल किंग्स थे वो हुआ करते थे। जीता कौन, भारता, भारता ट्राइब जीती। अब भारता ट्राइब जीती तो इसमें मैंने बताया था भारता को लीड कौन कर रहे थे। हाँ भाई बताओ, भारता को लीड कौन कर रहे थे। वो बढ़िया नाम था उनका, एकदम मस्त, अगर याद हो आपको तो। भारता को लीड कौन कर रहे थे, भारता को लीड कौन कर रहे थे यहाँ पे, सुधा। और इनके महर्षि कौन थे, मतलब प्रीस्ट कौन थे, रॉयल प्रीस्ट। हाँ जी बताओ, आप बताओ पहले कौन थे इनके प्रीस्ट, कौन थे। पीछे आप मैम, नहीं आ रहा, ठीक है मैं आप लोगों को नोट्स भिजवा दूंगा, ठीक है। अरे जो मैं लिखवा रखा है वो तो होगा ना। अब देखो हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बोला था, रटना इज कंपलसरी, हिस्ट्री इज समथिंग लाइक दैट,
आपको कहीं ना कहीं से रटना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कौन सा ये सारी चीजें ऑन द गो रटी हुई है? हाँ मैं मानता हूँ कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप। और हिस्ट्री के बारे में तो जितने भी हम टीचर हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था ना 2 दिन पहले एक एग्जाम हुआ, तो ये जो 2 दिन पहले एग्जाम हुआ उसमें मैंने एक टीचर का कमेंट देखा कि लाइक ऐसी ना कि हम सब टीचरों का रहता है कि यार क्या पूछ रहा है यूपीएससी क्या नहीं। तो एक टीचर है, सीएपीएफ कम्युनिटी में थोड़े फेमस है वो, जिसमें मैं भी थोड़ा काम करता हूँ। तो उन्होंने एक वीडियो बना के डाली कि यूपीएससी पता नहीं लगता है ऐसी हिस्ट्री पूछता है कि देख के इंसान मर जाए। कि कहाँ से ला रहा है भाई? मेरा यूपीएससी का टाइम गया। अच्छा तो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, मेरे को घुमा के दे रहा हूँ, मैं फोकस स्टेट में कर रही हूँ। अच्छा, फोकस स्टेट में कर रहे हो? कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। डायरेक्शनलेस। डायरेक्शन है तो आपके लिए तो सिंपल है, मतलब स्टेट वालों के लिए तो बहुत सिंपल है कि आपको जो टॉपिक्स दिए गए उनमें से आपको फैक्चुअल डेटा उठाना है बस, और स्टेट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा उठाना है। मतलब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फिगर आउट करो जो स्टेट में भी इंपॉर्टेंट हो और सेंटर में भी इंपॉर्टेंट हो। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टोन एज पढ़ोगे तो स्टोन एज आप 2 तरीके से पढ़ो। एक जो मैंने हिस्ट्री में बताया आपको, मेन हिस्ट्री में न्यूलिथिक, मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। और सेम साइट्स आपके उत्तराखंड में कहाँ पर मिली है, ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन मोड में करो। जैसे हड़प्पा है, अब हड़प्पा का क्या कोई कोई साइट उत्तराखंड में मिली है या कुछ ऐसा जो उत्तराखंड से रेलेवेंट रखता हो, इतना कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। बट हाँ, वैदिक सोसाइटी का बहुत है कि भाई वेदों में उत्तराखंड का नाम क्या था, ये सब आपको पता ही होगा। तो ऐसे करके आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोर जो जीएस है ना, जैसे आप अगर पीसीएस की भी बात करोगे तो उसमें भाई 40 नंबर के तो 40 से 50 नंबर के तो उत्तराखंड ही आनी है। बाकी जो बचा उसमें बहुत सारी चीज़ें आनी है। अब बहुत सारी चीज़ों में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री सबसे लास्ट में भी रखोगे चलेगा। क्यों? अब चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, बट मैं सामने से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया जाए तो मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा। बट अगर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑन रिटर्न, कि जितना आपने उसमें मेहनत करी और जितना आपको उससे रिटर्न मिल सकता है, मतलब 10 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया हिस्ट्री का, मतलब पढ़ते पढ़ते का, ठीक है, उतना कॉस्ट ऑन रिटर्न नहीं है हिस्ट्री में। सर सीरियस में भी इतना ही आता है हाँ और एनडीए में भी इतना ही आता है। जी, ज्यादा वास्ट तो नहीं आता, ज्यादा डीप तो नहीं आता, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो वही आएगा ना एग्जैक्ट, हाँ सीरियस में। हाँ, लगभग लगभग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आ सकता है, और उसके बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं पढ़ाता। तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा? नहीं देखो, ऐसा क्या है कि यूपीएससी की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो सबकी सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएससी जब पेपर बनाने बैठती है ना, वो कभी ये सोच के नहीं बनाती कि वो सिविल्स का बना रही है कि सीएपीएफ का बना रही है कि सीडीएस का बना रही है। तो ध्यान रखना, और मैंने आपको कल परसों बताया भी था आई थिंक, तरीका पेपर बनता कैसे है। एक टीचर से 25 क्वेश्चन मंगाए जाते हैं हर टॉपिक से, और वो 25 क्वेश्चन किसी भी पेपर में डाले जा सकते हैं। अब अगर कोई पीएचडी करा हुआ बंदा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, जैसे मैं साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, अब अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बना दो, तो मैं तो भाई मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम के अंदर जाके पूछूंगा ना कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, हाँ हाँ, है ना, मैं तो उसमें डीप जाके पूछूंगा ना, क्योंकि मेरे लिए तो कॉमन चीज़ है। अब चाहे आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस ना पता हो, बट मेरे लिए क्या है, वो एक कॉमन नोशन हो जाएगा कि यार इतना तो सबको पता होता है। तो वो चलते हैं अपने कॉमन सेंस के हिसाब से, और आप चलोगे अपने कॉमन सेंस के हिसाब से। इसलिए तो थोड़ा स्केल अप हमें करना पड़ता है कि जो बना रहा है पेपर, हमें पहले उसके स्केल पे जाना पड़ेगा। कि अब सिंपल सी बात है, जिस पेपर को निकालना है, स्कूल में क्या होता था भाई, पेपर टीचर बनाता था और सबको पता होता था, टीचर पहले ही आके क्लास में बता देता कि यार ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। चाहे बोर्ड्स की भी बात हो, बोर्ड्स में भी टीचर 90% पेपर आपको पहले ही बता के देता था, है ना, तभी तो 99 98 ले भी आते थे आप लोग। होंगे आप में से कोई जो 98 99 लाए थे, था कोई ऐसा बोर्ड्स में? वेरी गुड। हाँ जी, और कोई? अच्छा, 90 से ऊपर वाले कौन थे? 88 था मेरा। 90 से ऊपर वाले कौन थे? कोई है? एक ही है आप? 75। कोई बात नहीं, अच्छा सेम सेम, लगभग लगभग सेम सेम। ओके, 80 टू 90 वाले आप हो गए एक, और बाकी 80 टू 90, वाह। और 70 टू 80 वाले? गुड। आपके सर कितने थे, आप 100 बार थे क्या? 80, 80 टू 90, गुड, चलो बढ़िया है। हाँ तो बस वही है कि जब टीचर बता रहा है पेपर तब तो हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं ना वो कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, कौन सा टीचर बना रहा है। लेकिन ज्यादा डीप तो नहीं आता, मतलब ठीक ठाक ही आता
यार देखो, झूठी होप तो नहीं दूंगा। झूठ मेरे से सुबह सुबह, देखो मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, मैं बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आता है, डीप आता है कभी कभी। अब वो आपसे इस बार का पेपर उठा के देखना आप सीडीएस का, उसने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं कि जो अच्छे अच्छे से नहीं होते, मेरे से भी नहीं होते। मैं एग्जाम सेंटर में होता, मेरे से भी नहीं होते। मतलब एक बहुत बेसिक सा सवाल था, उसमें उसमें इतना डीप चला गया कि हमें ही नहीं समझ आया भाई क्या पूछ रहा है। नहीं नहीं, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था जो पिछले कई सालों से पूछ रहा था, लेकिन उसमें पता नहीं किसका नाम पूछ लिया उसने। सर क्वेश्चन क्या था? मैं देख के बताऊंगा आप लोगों को, है ना। सीडीएस का अगर पेपर डाउनलोड मार के देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलो, ओके। सो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं लेटर वैदिक का। तो ये वाला समझ आया आप लोगों को कि ये कुछ कुछ बैटल्स थी जो हुई थी, हुई किस पे थी, परुष्णी रिवर पे थी। तो बस इतना याद रखना कि परुष्णी रिवर किसका नाम था, रावी नदी का ही दूसरा नाम हुआ करता था। अब हमको एक ट्रांजिशन लेना है, कहाँ से, अर्ली वैदिक से। अभी तक हमने अर्ली वैदिक पढ़ा, और अर्ली वैदिक से अब हम जाएंगे किसमें, लेटर वैदिक में। जब मैं आपको शुरू में भी पढ़ा रहा था अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में जाते हुए, तो मैंने बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज की डिस्कवरी होती है यहाँ पर। ठीक है, एक मेटल खोजा जाता है यहाँ पर, उस मेटल का नाम क्या है, दैट इज योर आयरन। ठीक है, आयरन की डिस्कवरी होती है, और आयरन की डिस्कवरी का जो टाइमलाइन है दैट इज समवेयर अराउंड 1000 BCE। तो ये आयरन की डिस्कवरी का टाइमलाइन है। जैसे ही आयरन की डिस्कवरी होती है, आपकी जो सोसाइटी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में हम चेंज होते हुए मान लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ऋग वैदिक काल में मेटल के लिए कौन सा टर्म यूज होता था। गुड, ऋग वैदिक काल में मेटल के लिए अयास यूज होता था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको साफ लिखा जाएगा कि अयास, याद रखना। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं आपके सामने कि भैया ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो जैसे मेटल की अगर कभी भी बात होगी, चाहे वो कोई सा भी मेटल, तो मेटल इज इक्वल टू अयास। ठीक है, इससे जस्ट पहले कैसी एज चला करती थी, मतलब ये जो डिस्कवरी ऑफ आयरन थी, इससे जस्ट पहले कौन सी एज चलती थी, इससे पहले चलती थी कॉपर या ब्रॉन्ज एज, तांबा और कांसा युग जो होता था। अब आ गई आपकी कौन सी एज आ जाएगी, अब जैसे ही आयरन खोजा जाएगा तो आ जाएगी आपकी आयरन। ठीक है, तो ये जो आयरन एज का टाइम था, इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, तो हर एक पैरामीटर को हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा था, उसकी ज्योग्राफी पढ़ी थी कि भैया कहाँ से कहाँ तक था अर्ली वैदिक। ठीक है, अर्ली वैदिक की जब मैंने बात करी थी तो मैंने बताया था कि वो कौन से एरिया में आता था, सप्त सिंधु वाले इलाके में आता था। ठीक है, सप्त सिंधु मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पर 6 नदियाँ होती थी। 6 नदियाँ कौन कौन सी थी वो, हाँ मतलब मेन तो 6 थी ना, सिंधु बिंदु वगैरह मिला के। सरस्वती नदी को उतना हम बोलते नहीं है, वो तो लेने के लिए ले लेते हैं। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियाँ। ठीक है, मेन इसमें 6 नदियाँ होती है जिनके बारे में बार बार पूछता है। सबसे पहले इंदस, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, और 6 तो ये हो गई, 7वीं सरस्वती रिवर। क्लियर, तो ये सरस्वती सप्त सिंधु के आसपास होता था। अब जो लेटर वैदिक पीरियड हुआ, इसमें बस क्या हुआ है कि थोड़ा सा वो ईस्ट की तरफ आना शुरू हो गए। कैसे, अब इसको समझते हैं मैप के तौर पे। ठीक है, मैं रफ रफ मैप बनाता हूँ। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें वो यहाँ पर कंसाइज थे सिर्फ। ठीक है, आप देखोगे इस वाले पे यहाँ से इंदस वगैरह, झेलम, ऐसे चेनाब ऐसे करके यहाँ से बह रही। तो ये तो हो गया सप्त सिंधु वाला इलाका। अब जैसे आयरन एज की खोज हुई, क्योंकि उस समय ये वाला जो पार्ट हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पूरा जंगली इलाका हुआ करता था, जंगल जंगल हुआ करता था। अब हमारे पास उस समय कोई एक ऐसा मेटल नहीं था कि जिससे हम एक्स वगैरह बनाने को कॉपर से भी बना सकते थे। बट आपको खुद पता है कि कॉपर और आयरन में से ज़्यादा ड्यूरेबल कौन सा होता है, ज़्यादा ताकतवर कौन सा होता है, आयरन होगा। ठीक है, तो जैसे ही आयरन की खोज हुई तो लोगों ने उससे क्या बनाए, मशीन्स बनाई। मशीन्स इन द टर्म्स ऑफ उस समय के टूल्स बनाए, जैसे एक्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गई, तो इस तरह की चीज़ें। जब इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई तो वो थोड़ा सा जंगल काटने लग गए, और जंगल काटते काटते वो किधर की तरफ एक्सपेंड कर गए, वो धीरे धीरे आपका ईस्ट साइड एक्सपेंड करते जा रहे थे। तभी आप देखोगे कि ये वो वाले लोग हैं जो कहाँ तक पहुँचे, ईस्टर्न मोस्ट में वो कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। यहाँ पर आके उन्होंने मगध, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मगध बसाया, अंगा, अवंती,
महाजनपदास जब आप देखोगे तो महाजनपद बहुत दूर दूर तक आ गए थे, और वो जस्ट इसके बाद है। जैसे ही हम 600 में इसको खत्म करेंगे, 600 बीसी में किसको, लेटर वैदिक को खत्म करेंगे, वैसे ही जनपद आपके देखने को मिल जाएंगे, और वो जनपद बड़े बड़े जनपद बन जाएंगे। इसका मतलब जो जनपद बनने की शुरुआत हुई होगी वो कहीं ना कहीं कहाँ हो गई होगी, लेटर वैदिक के टाइम पे ही आपके जनपद बनना शुरू हो गए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई, किसी भी सभ्यता को या किसी भी जगह को पूरा डेवलप होने में टाइम लगता है, एटलीस्ट 100-200 साल तो लगेंगे। अगर वो 600 के बाद एकदम से डेवलप हो रही है, इसका मतलब वो 600 बीसी से पहले ही उसने स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये सारी चीजें कब होंगी, लेटर वैदिक में। तो जो एक्सपेंशन होना शुरू हुआ इधर की तरफ, जहाँ पर हम मगध तक गए, अगर आप मैप देखोगे, जैसे शायद इसमें मैंने डाल रखा होगा, मुझे दिखाता हूँ अगर इसमें होगा तो। ये देखो, ये दिख रहे हैं कितने सारे महाजनपदास थे। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा था हमने अपने आप को, ये रहा सप्त सिंधु वाला इलाका। ये देखो, ये रहा सप्त सिंधु वाला इलाका। फिर जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हो गई, फिर हम इधर को आने लग गए। और आप देख लो, ये रहा आपका मगध, ये रहा आपका अंगा, ठीक है, नीचे अश्मका। तो साउथ इंडिया तक हम पहुंचने लग गए थे। तो इतना बड़ा पार्ट, पहले एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था, और अब देखो कितना बड़ा एरिया किसके अंदर आ गया, वैदिक के टाइम पे आ गया, लेटर वैदिक के टाइम। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि किस तरीके से जोग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ, और इस जोग्राफिकल एक्सपेंशन होने के पीछे पॉलिटिकल कारण क्या रहा होगा। देखो, कभी भी कोई भी टेरिटरी एक्सपेंड करती है, कोई भी एम्पायर एक्सपेंड करता है, वो बिना, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही हो और वो बाहर एक्सपेंशन कर ले। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यूएस से आज के समय बहुत अलग अलग देशों में है ना, बहुत सारे देशों में उसकी आर्मी गई हुई है, सीरिया वगैरह में थी आर्मी, अफगानिस्तान में भी थी आर्मी। तो वो क्यों जा पाई इतनी जगहों पे, ऑयल के लिए तो गई है साथ साथ, लेकिन जा कैसे पाई, क्योंकि जब तक उनकी वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, जब तक उनके वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती तब तक क्या आप बाहर एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे इंडिया है, आप बताओ इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वॉज इट स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल है। हाउ, पूर्ण बहुमत सरकार ने, पर एनडीए छोड़ के तो नहीं भागने वाला ना मोदी जी को। इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो 2019 से लेके 2024 तक की टर्म थी, और 2024 से लेके अब तक की जो टर्म है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल डिसीजन आपको 2019 में देखने को मिले, मतलब 19 से 24 वाले में। हाँ जी, सब इस बात से सहमत है। बताओ उनको क्या बात बोली, अगर आपने सुनी तो। हाँ भाई, आगे फ्रंट वेंचर्स आप लोगों ने भी नहीं सुनी। हाँ, उसके बाद बहुत लंबी बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। 19 से 24 का जो एक टर्म था, और 24 से अभी तक का जो टर्म है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल या ज्यादा डिसीजन ओरिएंटेड कौन सा है। 19 से 24 तक वाला पक्का, सब इस मतलब सब इस चीज के साथ सहमत है, कंसेंसस है हमारा। यस, क्यों, क्योंकि उस समय पूर्ण बहुमत था उनके पास, सिर्फ एक ही पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। अभी क्या है, इट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, और कोएलिशन गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं, ये तो हम सब लोग समझ ही सकते हैं कि जहाँ भी कोएलिशन गवर्नमेंट होती है वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे डिसीजन ना पूछ के लेने पड़ते हैं दूसरी चीज़, दूसरे लोगों से। तो और अगर आप ये भी देखोगे, जितने भी मेजर डिसीजन है, मेजर चेंजेस आए थे, वो 2019 से लेकर 24 में आए, चाहे वो 370 का हटना हो गया, ठीक है, या फिर और क्या चीज़ें लाई गई थी, कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो पाई थी, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो हम सामने वाले पे बम भी फेंक पा रहे थे, है ना, एकदम से लड़ भी पा रहे थे। अभी तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि लड़े कि ना लड़े। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय किस किस को लगा था कि वॉर हो जाएगी, आप बताओ, आपको लगा था, नहीं लगा था, क्यों, इतना कॉन्फिडेंस कैसे थे कि वॉर नहीं होगी। नहीं लगा था, क्यों। जिंदगी थोड़ी ना हमारी कि लाइटली लेके चल रहे हैं।
हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपको लगा था कि वॉर होगी? लगा था आपको? नहीं लगा था? नहीं लगा था आपको? ठीक है, आप दोनों को लगा था वॉर होगी? हो सकती थी। क्यों नहीं हुई? जिन जिन जिनको लग रहा था होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई वॉर फिर? नहीं हुआ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जिन जिनको लगता था कि वॉर होगी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हुई। और जिन जिनको लगता था कि वॉर नहीं होगी, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि क्यों होगी, क्यों हुई, मतलब क्यों नहीं हुई। हाँ, हाँ वही, क्यों होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, वही थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया अपनी बातों में। हाँ जी बताओ। देखो, आपके हर चीज के ऊपर ओपिनियन होने चाहिए। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज है, ध्यान रखना। वैश्विक यार, ये लड़का कुछ भी कहो, बढ़िया बातें करता है, एकदम मजेदार बातें। हाँ, और कोई? आप दोनों ऐसे मत सोचना कि आपको बिल्कुल एकदम इंटेलेक्चुअल आंसर देना है, बिल्कुल एकदम मस्त, जो एकदम घर परिवार का जो सुना होगा। ऐसे शुरू शुरू है ना, अभी आपको ऑफिसर बनाएंगे हम, धीरे धीरे होल्ड करेंगे। तो पहले हमें पता तो लगे आप हो गया। सर, जो गवर्नमेंट बोलती है ना वो करके नहीं दिखाते। जैसे इतने सालों से नहीं करी, जो बोला है मैंने वो कभी करा नहीं है। कौन सा वादा पूरा नहीं किया गवर्नमेंट ने? मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा मतलब ये तो कुछ मेरे, कुछ करे होंगे तो, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी करे। ऐसे बात तो सही है, गवर्नमेंट तो मेरी एक्स से भी ज्यादा झूठी निकली। हाँ, वो आपको आपको ऐसे बताते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं करते हैं। हाँ, ये हुआ है मेरे साथ ऐसा, ऐसा मैंने सुना है। हाँ जी, आपका ओपिनियन? कुछ नहीं, ऐसे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। मेरे को याद नहीं है सीरियल का कुछ ऐसा स्मार्ट चैनल पे, मतलब रीजन बता सकती हूँ ऐसे। नहीं तो कोई नहीं, आप उस समय देखा तो होगा ही ना, मतलब ये तो ऐसा इवेंट। सुना था कि चल रहा है, अभी ये नहीं पता उसकी डिटेल्स क्या थी। नहीं तो डिटेल्स में जाना भी नहीं आप। आपको नहीं लगा कि वॉर नहीं होगी, पर क्यों नहीं लगा आपको? क्या सरकार नहीं करती वॉर, या कुछ भी एक कारण हो सकता है ना? किस देश को हुई थी और ये ये भी नहीं पता। बस तो हम पे तो है ना, हम तो कर सकते थे। हमें पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता। मेरी बातों में आप कभी नहीं देखोगे कि मैं उसको इंक्लूड भी करता हूँ। जस्ट नॉन रेलिवेंट स्टेट फॉर मी। हाँ भाई, इधर पे आप बताओ, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे? अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ। एक मैंने ना कल ऐसी एक क्लिप देखी है, मेरे को बहुत प्यारी लगी। एक वो है ना कि मैं आप लोगों से क्यों ऐसे ओपिनियन पूछता रहता हूँ। जब तक आप ओपिनियन दोगे नहीं ना, आप सामने से आए हुए ओपिनियन को झेल नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट था, आई थिंक 2024 या 25 बैच का। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया यार इस चीज़ पे। तो उनसे पूछा गया, डू यू बिलीव दैट देयर इज करप्शन इन जुडिशरी? अच्छा चलो, आपसे अगर पूछा जाए, व्हाट वुड यू से? या करप्शन इन जुडिशरी? बिल्कुल है, वेरी गुड। है और कह रहे जुडिशरी, न्यायपालिका, जज वगैरह में हाँ, करप्शन तो सब जगह है, सब जगह है। अच्छा कैसे है, अगर जुडिशरी में आप बताना। फेवरिज्म हो, अब वही अंकल सैम सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, कि चाचा भतीजा एक ही जगह है, मामा भांजा एक जगह है ना? मामा जज है तो भांजा भी जज बन रहा है। जो फर्स्ट टाइमर जज बन रहे हैं उनको जज ऊपर तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वाले ऊपर तक। ठीक है, बात सही है। हाँ जी, आप लोग? सही है, सब सहमत है। सब पे कंटेम्प्ट लगेगा तुम पे। तो पता है, हम सामने से बोल नहीं सकते कभी भी ये कि दैट देयर इज करप्शन इन जुडिशरी। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, जज को नहीं। है? नहीं, झूठ नहीं बोलना। जैसे उस लड़के ने करा, मेरे को बहुत प्यारा जवाब लगा उसका। मतलब उसने क्या बढ़िया टैकल करा। सर आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। बोले व्हाई व्हाई यू कांट से दैट कि देयर इज करप्शन? बोला सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। इवन इंटरव्यूअर खुश हो गया उससे कि यार बात तो सही कह रहा है, कि अगर बोलेगा तो फंसेगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और अगर इसने बोल दिया और ये पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है, तो इसको पता होना चाहिए कि अगर आप जज को क्रिटिसाइज कर रहे हो और जुडिशरी को बोल रहे हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ध्यान रखना, आप किसी के खिलाफ बोल सकते हो, आप किसी को झूठा बोल सकते हो, जुडिशरी को झूठा नहीं बोल सकते। जुडिशरी अगले दिन ही आप पे कंटेम्प्ट लगा देगी। आप कितने भी बड़े अफसर हो, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हो, जज के सामने ना टाई वाई पहन के जाना पड़ेगा, प्रॉपर अटायर में।
एक डीएम को हड़का दिया था जज ने, सोचो। और शायद यही नैनीताल हाई कोर्ट का था कि किसका था, कि इस दिस से हटाया दैट, मतलब आप प्रोसीडिंग में आओगे कि टाई कहाँ है आपकी, ये कहाँ है। अब आप खुद समझो यार, डीएम है वो बंदा, डीएम को हड़का रहा है, एसएसपी को हड़का रहा है जज है। हाँ पर बोलना नहीं है ना, आप आंसर्स में लिख सकते हो ऐसे जहाँ वीडियो बन रही हो। देखो मैंने तब से नहीं बोला क्योंकि मेरी वीडियो बन रही है, तुम्हारा शक्ल नहीं दिख रहा है तो तुम बोल लो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि थोड़ा चीज़ों को बचा के निकालना सीखो, बातें करते हुए कैसे निकाल सकते हो। एक वो हो जाएगा ना, जब तुम सीख जाओगे तो तुम्हें ही पता लगेगा कि एक नॉर्मल रुकी, मतलब एक नॉर्मल इंसान में और एक सिविल सर्वेंट जब कुछ बोलता है उसमें क्यों इतना फर्क होता है। सिविल सर्वेंट की बात हर कोई सुनता है, क्यों सुनता है, उसके कारण होता है, क्योंकि वो जब भी बोलता है बहुत तोल मोल के सोच समझ के बोलता है। आप भी ट्राई वही करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मेन जो था, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी वो किसके बाद आई थी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी दैट वाज आफ्टर द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो 10, मैंने बोला 10 राजा युद्ध जो हुआ था, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि एक ट्राइब जीत गई एंड दैट ट्राइब नेम वाज भारता। फिर मैंने बताया था ये भारता मिले किनके साथ, कुरु के साथ। और इन्होंने कौन सी ट्राइब बना दी, कुरु। और इसी में से दो अंग बाद में निकले, पहले पांडवा और कौरवास, ठीक है। तो अब क्योंकि कुरु जो ट्राइब थी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा एरिया में हो गई थी, तो इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई। और उसके बाद इन्होंने फोकस किया कि अब हम ज्योग्राफी को एक्सपेंड करेंगे, अब हम अपना जितना से ज़्यादा हो सके उतना एरिया कैप्चर करने की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे कि इन्होंने कौन कौन सा पार्ट, जैसे आर्यवर्त, सुना आप लोगों ने आर्यवर्त कम, आर्यवर्त कौन से पार्ट ऑफ इंडिया को डिनोट करता है? ऑप्शन देता हूँ, है। हाँ, नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न इंडिया, बताओ। सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, गुड। ठीक है, तो लिख लो इसमें। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट में इंडिया के हमने 3 डिवीजन करे। पहला आर्यवर्त, दैट इज नदर्न इंडिया। दूसरा मध्य देश, अगर कभी महाभारत देखोगे ये तीनों टर्म्स आप उसमें सुन सकते हो। तीनों में से शुरू की दो तो आपने सुनी होगी, आर्यवर्त सुनी होगी और मध्य देश सुनी होगी। मध्य देश कौन सा पार्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट हो गया। एंड लास्ट आ गया दक्षिणापथ। दक्षिणापथ कौन सा पार्ट हो गया, सदर्न इंडिया, दक्षिणापथ सदर्न इंडिया, क्लियर। और उन लोगों के लिए जो सदर्न इंडिया था वो बेटा यहाँ तक था बस, नीचे तो वो भी नहीं गए ज़्यादा, चोल चेर पांड्यास तक वो भी नहीं गए। रामायण काल में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ तक गए थे, है ना। यहीं पर आपका कौन सा है, राम सेतु पड़ता है, तो उसमें आप सुन सकते हो। महाभारत में वो ज़्यादा नीचे तक गए नहीं। कभी कभी आपको इनके रेफरेंसेस आसपास मिलते रहेंगे, क्लियर। तो ज्योग्राफी समझ आई कहाँ से कहाँ तक पहुँचे वो, मैप मैंने आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन मैप में? एक तो वेस्टर्न वाला पार्ट जहाँ पे सप्त सिंधु वाला पार्ट वहाँ तो थे ही। उसके बाद उन्होंने कैप्चर करा पूरा आर्यवर्त, मतलब नदर्न इंडिया, जिसमें वो कहाँ तक आ गए, बंगाल तक आ गए थे, ठीक है। बंगाल और थोड़ा बहुत असम तक भी गए थे। उसके बाद वो आया मध्य देश, मध्य देश जहाँ पर उन्होंने एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये वाला पार्ट कैप्चर की। और फिर आता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहाँ तक, कर्नाटका केरला की जो बाउंड्री है वहाँ तक आप मान सकते हो कि ये पार्ट था जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। ऐसा नहीं है कि उन नीचे के बारे में उन्हें पता नहीं था, बट एक ये बोलोगे ना डायरेक्ट कंट्रोल में, या डायरेक्ट जहाँ पे जनपद बनने शुरू हो गए थे वो कहाँ पर आ गया था, वो कर्नाटका तक आ गया था, क्लियर। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, कहाँ तक थे कहाँ तक नहीं थे, पक्का ना। तो ये कुछ आपका मैप के हिसाब से इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इसके बाद आपको जनपद देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैंने आपको पूरी की पूरी यूनिट बताई थी। सबसे नीचे क्या होता था, सबसे नीचे होता था कुल, कुल के ऊपर क्या होता था, ग्रह, वेरी गुड। ग्रह के ऊपर विश। पर इन दोनों के बीच में भी मैंने बताया था कि एक चीज कभी कभी हमें देखने को मिलती है, दैट इज ग्राम, ठीक है। हर जगह नहीं देखने को मिलता बट कहीं कहीं पर ग्राम देखने को मिलता है। ग्राम के ऊपर विश, विश के ऊपर जना, ठीक है। तो ये जना कैसा हो गया था, इट इज लाइक अ बिग विलेज, ठीक है। यूजुअली आजकल हम गांव को ग्राम बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत वगैरह। ऐसा नहीं है कि सारी टर्म्स एक जैसी हैं, बाद में सारी टर्म्स डाइल्यूट हो गई।
तो ये जो आपका एक बिग विलेज हुआ करता था, दैट इज योर जना। अब ये जो बिग विलेज है धीरे 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 प्रोग्रेस करते हुए इट टर्न आउट इनटू अ सिटी, मतलब रूरल एरिया से ये क्या बन गया, एक अर्बन सेंटर बन गया। जैसे देहरादून है, शुरुआत से ही एक अर्बन सेंटर रहा है, बट आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, वो क्या थे, एक टाइम पे रूरल एरिया हुआ करते थे, बट अब वो मेजर सिटीज बन रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम टियर 3 सिटीज बोलते हैं, टियर 4 सिटीज बोलते हैं। तो ऐसे ही समझ लो इसको कि भैया जो वैदिक काल था इट इज कम्प्लीटली अ रूरल सोसाइटी, ठीक है, गांव वाला इलाका हुआ करता था, गांव की तरह सारी चीजें चलती थी। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, मतलब जब वो जनाज उन्होंने अच्छे अच्छे बना लिए और जब जनाज बड़े हो गए, तो जनाज से फिर वो किसकी तरफ जाना शुरू करा, उन्होंने अर्बन सोसाइटी की तरफ जाना शुरू करा। तो अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, थ्रू आउट हिस्ट्री, तो हड़प्पा सबसे पहली कैसी थी, रूरल थी कि अर्बन थी, अर्बन थी। उसके बाद जब हम वैदिक में आए, वैदिक कैसी हुई, रूरल, और फिर अब जब हम जनपदाज में जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, अर्बन हो जाएंगी। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है इसमें, ठीक है, आपको क्लियर हुआ मैम, पीछे क्लियर हुआ ये, अर्बन, रूरल और देन अर्बन, ठीक है। बस इसको यहाँ पर ध्यान रखना। इनके जो हेड हुआ करते थे उनके नाम याद है, कुल, मतलब कुल के जो हेड थे कुलपति, ठीक है, गृह के जो हेड थे वो गृहपति, ग्राम के जो हेड थे, ग्राम आज के टाइम में हम ग्राम प्रधान बोलते हैं, ग्राम का कोई हमें एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिलता। विश्व के जो हेड थे वो विश्वपति, ठीक है। तो बस इतने आपको याद रखना है। ये क्लियर हुआ।